हेलो बच्चों, कैसे हो। तो स्वागत है आपका स्याही कलम विद्या मंदिर में। आज फिर से मैं जतिन यादव आप सभी के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को एक साथ निपटाएंगे, फिर बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो उसी के साथ आज हम आ रहे हैं अपने पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप हम कहाँ से शुरू करेंगे भाई? स्टार्टिंग से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमें बेसिक नहीं आता होगा तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था कि हम बेसिक से लेकर हर चीज को पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल्स की बात करते हैं पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर ये फंडामेंटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, क्या बात आती है यहाँ पे? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, पहले उसकी बात को समझते हैं। तो पार्टनरशिप जो वर्ड डिफाइन है, अगर मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो वो वर्ड कहाँ पे डिफाइन है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन है। ये एक एक्ट है वहां पे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसमें हमारा वर्ड जो है वो डिफाइन है। कैसे डिफाइन है, क्या बोला गया? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। देखो मैंने इसको तोड़ दिया, इस पूरी डेफिनेशन को। क्या कहा जा रहा है? इट इज अ रिलेशनशिप, मतलब कि पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है जिसमें दो से ज्यादा लोग होते हैं। मतलब कि एक तो कोई पर्सन किसी के साथ रिलेशन कर नहीं सकता भाई, अकेला पर्सन खुद से रिलेशन कैसे बनाएगा? तो हमेशा पार्टनरशिप में क्या रहता है कि एक से ज्यादा पर्सन क्या होते हैं वहां पे इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब क्या है? वो एक रिलेशनशिप है बिटवीन पर्संस। अब ये तो हो गया नॉर्मल पार्टनरशिप के बारे में, बहुत सारी पार्टनरशिप्स होती हैं। बट अगर मैं इसी को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लेता हूं तो बोला जाता है ऐसी पार्टनरशिप जिसमें जो मेरे पर्संस है ना वो कैसे होने चाहिए? ऐसे पर्सन होने चाहिए जिनमें हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। ऐसे लोग होने चाहिए जो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए क्या हो जाए? एग्री हो जाए। प्रॉफिट की बात आई भाई, प्रॉफिट कौन सा? तो प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। कौन सा? ऐसा प्रॉफिट जो बिजनेस से निकलेगा। और बिजनेस कैसा होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये कहना चाह रहे हैं भाई, देखो पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो से ज्यादा लोग मिलते हैं और वो प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए एग्री हो जाते हैं। किसके प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए? बिजनेस के। और बिजनेस कैसा होना चाहिए? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस लाइन का मतलब समझते हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या हुआ? देखो बात, कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो एक पार्टनरशिप में 5 लोग हैं, तो 5 के 5 लोग अगर अपना अपना काम कर रहे हैं तो वो जो बिजनेस है वो 5 लोगों के द्वारा चलाया जाएगा। मतलब कि वहां पे 5 लोग इन्वॉल्व होंगे और कैरिड ऑन बाय ऑल होगा। बट फॉर एग्जाम्पल एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या हुआ कि जब भी पूरी पार्टनरशिप फर्म में एक ऐसा पर्सन है जो क्या कर रहा है, किसी उसको क्या है, स्पेशलाइजेशन आ रखी है कि उसको कोई चीज सॉफ्टवेयर अच्छे से चलाना आता है मान लेते हैं। अब उस सॉफ्टवेयर के लिए कोई रिगार्डिंग काम आया, अब क्या होगा? वो जो भी प्रोजेक्ट होगा उसको लीड करेगा। तो जो बचे हुए 4 पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे? उसको उसके अंडर काम कर रहे होंगे। इसीलिए बोला जाता है कि या तो सारे लोग काम करें या फिर उसमें से कोई भी एक पर्सन लीड करेगा और बाकी लोग उसके अंडर काम करेंगे। क्लियर है बात? और इसी चीज को क्या बोला जाता है? म्यूचुअल एजेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। मतलब कि अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें मैंने आपको बोला कि एक पार्टनर है, उसको क्या आता है? सॉफ्टवेयर पे अच्छे से काम करने आता है। अब उस सॉफ्टवेयर पे अच्छे से काम करने वाले पार्टनर को हम क्या बोलेंगे? उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए प्रिंसिपल बोलेंगे और बाकी सारे के सारे पार्टनर्स को क्या बोलेंगे? एजेंट बोलेंगे। ऐसे ही कोई और प्रोजेक्ट आया, उसमें स्पेशलाइजेशन किसी और की थी, तो वो वाला पार्टनर क्या बन जाएगा? वहां पे प्रिंसिपल बन जाएगा और बचे हुए बाकी सारे क्या बन जाएंगे? उसके एजेंट बन जाएंगे। इसी रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? म्यूचुअल एजेंसी। और इसी म्यूचुअल एजेंसी को यहाँ पे डिफाइन करा गया है हमारी डेफिनेशन में। तो सबसे पहले ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। बच्चों हमने 11th में पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट। कौन चैप्टर में? चैप्टर नंबर 3 में। हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग थे वहां पे हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स थे, उसमें से एक प्रिंसिपल क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी। पहले याद करते हैं क्या था ये। अच्छा हाँ, ये वो था हमारे पास कि हमारा ओनर और जो हमारा बिजनेस है वो दोनों क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। हम अकाउंटिंग में हमेशा क्या करते हैं? अपने ओनर को और अपने बिजनेस को हमेशा क्या मान के चलते हैं? सेपरेट मान के चलते हैं। मतलब कि ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन सारी अलग और बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस अलग। अब जब मैं यहाँ पे पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं तो मैं ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अकाउंटिंग के टाइम पे क्या देखा जाता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी 2 तरीकों से देखी जाती है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या भाई? बताओ। तो देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिखा है मैंने यहाँ पे। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या हुआ कि जब हम यहाँ पे बात करेंगे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की, तब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात कर रहे होंगे। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बोला गया है कि यहाँ पे कुछ भी नो SLE, मतलब कि कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। मतलब कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों के दोनों क्या है? सेम है। बट जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अब हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, हमें तो लॉ से कोई ज्यादा मतलब नहीं है।
अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग के टाइम पे बोला गया है यार हमने तो 11th क्लास में पढ़ा था और उसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीखी है कि हमारा बिजनेस और बिजनेसमैन क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो हम अकाउंटिंग में क्या मान के चलते हैं, अकाउंटिंग का पीओवी क्या है कि एसएलई क्या है, प्रेजेंट है। इसका मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी वहां पे है, मतलब कि जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है वो दोनों अलग अलग है। मतलब क्या, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग नो सेपरेट लीगल एंटिटी, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग सेपरेट लीगल एंटिटी इज देयर। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि एक पार्टनरशिप कैसी होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टनरशिप है वो कैसी होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, 2 और मोर पर्सन्स शुड बी देयर। भाई अभी डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि जो भी हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो कोई एक अकेला पर्सन तो नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता, क्योंकि भाई उसमें क्या बनना चाहिए, रिलेशनशिप बननी चाहिए। और रिलेशनशिप कभी भी सिंगल इंसान की नहीं होती है ना, आप लोग समझते होंगे इस बात को। तो कोई भी रिलेशनशिप सिंगल इंसान की नहीं होती है, वहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इसीलिए बोला गया 2 और मोर पर्सन्स शुड बी देयर। अब यहाँ पे क्या बोला गया, इसके साथ साथ कुछ पॉइंटर्स भी दिए गए हैं कि कुछ पर्सन जो है, पहला पॉइंटर क्या बोला गया है कि कुछ पर्सन जो है उसको पार्टनर के रूप में हम नहीं ले सकते। मतलब कि कभी भी वो पर्सन किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते। कौन कौन से 2 पर्सन होंगे, वो ऐसे पर्सन जो क्या है, अनसाउंड माइंड का। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो समझो अगर आपको कोई चीज डिसीजन लेने को बोला जाता है और आप उस डिसीजन को रैशनली लेते हो, मतलब कि एकदम सही तरीके से लेते हो, तो आप क्या हो, साउंड माइंड के हो। बट अगर आपका डिसीजन थोड़ा अलग जा रहा है, मतलब कि जो हमारा नॉर्मल डिसीजन होना चाहिए था उससे थोड़ा अलग जा रहा है, तो उसको बोलते हैं अनसाउंड माइंड। अगर उसको थोड़ा लेमन लैंग्वेज में बोले तो जिसका थोड़ा सा दिमाग कम होता है या फिर जो थोड़ा पागल साइड में होता है उसको अनसाउंड माइंड बोलते हैं, और नॉर्मल इंसानों को साउंड माइंडेड बोलते हैं। तो अनसाउंड माइंड जो होता है, जो बिजनेस में रैशनल काम नहीं कर सकता, उसको हम बिजनेस में पार्टनर नहीं बना सकते। सेकंड पॉइंट क्या है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अरे भाई कोई क्रिमिनल आया मेरे पास, बोलता है भाई साहब मेरे को पार्टनर बना लो, मैं आपके साथ काम करना चाहूंगा और मैं कोई सोशल वर्क करूंगा, क्या मैं उस पर डिपेंडेंट हो सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। वो तो एक क्रिमिनल है, क्या पता फिर से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दे और मेरे पार्टनरशिप फर्म को क्या कर दे, डुबा के चला जाए। तो इसीलिए ऐसे पर्सन को भी जो डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ हो गया, उसको भी क्या कर देंगे हम, कभी भी पार्टनर नहीं बनाएंगे। क्लियर है बात? तो 2 पर्सन कौन कौन से, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ को कभी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। यहाँ पे भी 2 चीज आती है हमारे पास। क्या 2 चीज आती है, देखो भाई हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात कर रहे हैं इन पार्टनरशिप फर्म, बट यहाँ पे ना थोड़ा ट्विस्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या ट्विस्ट है यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कहां पे लिखे होने चाहिए थे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखे होने चाहिए थे, बट वहां लिखे ही नहीं है। कहां पे लिखे हैं, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म के कहां पे लिखे हुए हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे हुए हैं। तो देखो जरा कितने लिखे हुए हैं, मैक्सिमम 100। मतलब क्या, कंपनीज एक्ट बोलता है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। बट उसके अगले लाइन में देखो क्या लिखा गया है, एज पर कंपनीज रूल्स 2014 मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो भाई ये बताओ ये क्या हो गया, ये तो हमारे पास 2 चीजें आ गई कि पहले बोल रहा है 100 हो सकते हैं, फिर दूसरे वाला बोल रहा है 50 हो सकते हैं। ये तो गलत बात हो गई। तो इसमें क्या आता है, ये हमारी एक तरीके से 2 सरकारों की बात हो गई। फॉर एग्जाम्पल कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है भाई मैं आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती हूं, बट ये बोला जाता है कि ऐसा ही रिस्ट्रिक्शन होती है कि स्टेट गवर्नमेंट उस पर क्या कर सकती है, अपना चार्ज ले सकती है। मतलब कि आपको बोला गया कि मैंने अपनी तरफ से बोल दिया है, बाकी आप अपना लिमिट बता सकते हो। तो मतलब क्या, जो हमारा सेंट्रल है, मतलब कि जो हमारा मेन है कंपनीज एक्ट, उसने बोल दिया कि मैक्सिमम 100 हो सकता है। अब इसके नीचे की रेंज आप डिसाइड कर लो। तो कंपनीज रूल जो उसके 1 साल बाद आया, उसने बोला मैक्सिमम तो 100 हो सकता है ना, तो तब का छोड़ो, अभी के लिए कितना चाहिए, मैक्सिमम 50। तो अभी कितना है, मैक्सिमम 50 है, बट बढ़ सकता है, कितना बढ़ सकता है, 100 तक जा सकता है। क्लियर है बात? तो अभी कितना रहेगा, मैक्सिमम 50 रहेगा। अगली बात आती है किसकी, माइनर एज अ पार्टनर की। जब हम बात करते हैं कि 2 से ज्यादा लोग यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में होने चाहिए, तो वहां पे माइनर की बात भी आती है। माइनर मतलब क्या, जैसे आप लोग हैं, आप लोग को मोस्टली लोग कैसे होंगे, 18 साल से कम की उम्र के होंगे, तो आप सब क्या है, माइनर है। तो माइनर को पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर लेना है या फिर पार्टनर पे नहीं लेना है, उसकी बात करते हैं। तो क्या बोला गया, माइनर कांट बी अ पार्टनर।
माइनर कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता। ओहो, आप तो बिजनेस ही नहीं कर सकते, आप लोग पार्टनर नहीं बन सकते। तो यहाँ पे अगली लाइन में फिर से कुछ बोला, माइनर कांट बी अ पार्टनर, माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। बट क्या बोला, बट ओनली फॉर बेनिफिट्स। अरे वाह, कितनी बढ़िया बात बोल दी। कहा कि माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, बट हो सकता है। किस कंडीशन में हो सकता है? एक ही कंडीशन में हो सकता है कि जब उसको सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स मिले। पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स का मतलब क्या हो गया कि अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई भी प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट में तो उसको हिस्सा मिलेगा, बट अगर पार्टनरशिप फर्म का कोई लॉस हो जाता है तो उसमें उसको हिस्सा नहीं मिल सकता। वही लिखा हुआ है देखो, ओनली प्रॉफिट्स नो लॉसेस, कोई लॉस में हिस्सा नहीं होगा उसका। नीचे क्या बोला, शेयर इन एसेट्स, एसेट में शेयर मिलेगा बट नॉट इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में कोई भी शेयर नहीं है उसका, बट एसेट में उसका पूरा का पूरा हक है। तो ये क्या बात हुई कि पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो तो माइनर को मिलेंगे, बट उसकी कोई भी लाइबिलिटी, उसके कोई भी लॉसेस उसको नहीं मिल सकते। तो माइनर को इस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में रख सकते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी, तो चलिए बच्चों, हमने क्या कर लिया है, सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, 2 और मोर पर्सन शुड बी देयर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली, जिसमें हमने क्या देखा कि कुछ पॉइंटर्स से कुछ पार्टनर्स को, कुछ पर्सन्स को हम एज अ पार्टनर नहीं ले सकते। कौन कौन से? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ। फिर हमने क्या देखा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स देखे, दो चीजें, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कितना हो सकता है, 100 हो सकता है, बट एज पर कंपनीज रूल 2014 अभी के लिए कितना है, 50 है। तो भाई अगर मान लो क्वेश्चन में आ गया कि बताओ कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, वहां पे कुछ भी नहीं लिखा, कंपनीज एक्ट बताना है या रूल बताना है, तो आपके लिए अभी क्या है, 50 है ना, तो 50 वाला बताना है। क्लियर बात? बट अगर वहां पे स्पेसिफाई कर दिया गया कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बताना है, तो एक्ट के अकॉर्डिंग कितना है, 100 है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। फिर माइनर एज अ पार्टनर की बात करी थी कि वैसे तो माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, बट उसको बेनिफिट्स के लिए रखा जा सकता है। बेनिफिट्स मतलब कोई भी प्रॉफिट होगा उसको दिया जाएगा, बट लॉसेस नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अपने सेकंड किस पे आते हैं, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, देयर शुड बी अ बिजनेस। मतलब भाई आप पार्टनरशिप कर रहे हो, पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो, तो वहां पे कोई ना कोई बिजनेस तो होना चाहिए। बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अकाउंटिंग करने जा रहा हूं किसी पार्टनरशिप फर्म की, तो बिना बिजनेस हुए मैं उसकी अकाउंटिंग कर ही नहीं सकता। तो देयर शुड बी अ बिजनेस, बहुत नॉर्मल चीज है। फिर थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारे पास, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है भाई कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर वहां पे 4 लोग हैं तो है 4 लोग बट प्रॉफिट 2 लोग लेके जा रहे हैं, 2 लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, 4 लोग हैं, चारों का ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ ना कुछ होना चाहिए। मतलब कि जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें सबका शेयर कुछ ना कुछ होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना वहां पे जरूरी है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या हमारा, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी जस्ट अभी हमने पढ़ा था, याद करो क्या होता है म्यूचुअल एजेंसी। क्या होता है म्यूचुअल एजेंसी, होता है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। मतलब कि जब हमारे पास पार्टनर्स में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन आ जाता है तो उसको बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। हमने कहां पढ़ा था, जरा ध्यान दो, ये आ गया म्यूचुअल एजेंसी, प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप, ये वाली बात करी थी, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट ये हो गया। अब आते हैं मेन अपने फिफ्थ पॉइंट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता क्या है, देखो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सपोज मैं हूं यहाँ पे और मैं अपने साथ किसी और को बिजनेस में जोड़ रहा हूं। हाँ भाई साहब आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहेंगे, वो कहता है हाँ भाई साहब मैं आपके साथ बिजनेस तो करना चाहता हूं, बट मेरा हिस्सा प्रॉफिट में 60% होना चाहिए। मैं आपको 60% क्यों दूं, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो 60% मेरा होना चाहिए। नहीं नहीं भाई साहब आप तो मेहनत कर रहे हो, बट मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको ज्यादा पैसे लगा के दे रहा हूं, आप पैसे नहीं लगा रहे हो, आप मेहनत चाहे जितनी कर लो, तो मैं मेरे को ज्यादा हक मिलना चाहिए। नहीं भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता, आप पैसा लगा रहे हो बट मेरी मेहनत हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम 50-50 पे एग्री हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी 2 पार्टनर्स मिलके बहस कर रहे थे कि कितना रेशो होना चाहिए दोनों का। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे इन लोगों ने कहीं पे भी रिटर्न चीज नहीं लिखी, मतलब क्या लिख कर नहीं लिया कि भाई कितना एग्रीमेंट होना चाहिए, कितने रेशो होना चाहिए, कितना कुछ होना चाहिए, कुछ भी नहीं करा गया। अब यही अगर डिस्प्यूट बाद में आ जाता है तो दिक्कत आ जाएगी, फिर बोलेगा ये 60, ये बोलेगा नहीं मैं 60, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए क्या बनाया जाता है, अग्रीमेंट बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है, टू रिजॉल्व फ्यूचर डिस्प्यूट्स। किस लिए बनाया जाता है, टू रिजॉल्व फ्यूचर डिस्प्यूट। फ्यूचर में होने वाले किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या बना लिया, अग्रीमेंट बना लिया। अब देखो यहाँ पे मेन बात आ गई, जो भी मैं बात कर रहा था, अगर ओरल एग्रीमेंट है या फिर नो एग्रीमेंट है, तो अगर फ्यूचर में डिस्प्यूट होगा तो दिक्कत आएगी ना भाई, दिक्कत आएगी ना। कैसे दिक्कत आएगी, जब ये लोग पहुंच जाएंगे मान लो कोर्ट में, तो कोर्ट क्या बोलेगा, भाई बताओ रिटर्न में तुमने क्या क्या लिखा था, वो तो कहेगा हमारे पास कुछ नहीं है। तो कोर्ट क्या कहेगा, अब तुम लोग शांत हो जाओ, अब चलेगी मेरी। क्लियर है बात। बट इसी जगह अगर उन लोगों ने पहले से कुछ ना कुछ रिटर्न में लिख रखा होगा तो कोर्ट क्या कहेगा, भाई साहब
ज्यादा शान पत्ती मत दिखाओ, जो चीज लिखी हुई है ना उसी पे आप लोग काम करोगे, जितना भी शेयर आपका लिखा हुआ है ना उसी पे आप लोग काम करोगे, इससे ज्यादा ना किसी को मिलेगा ना इससे कम किसी को मिलेगा। क्लियर है बात? तो अगर रिटर्न है तो क्या बोलेंगे, एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट डू एज पर रिटर्न, जो भी लिखा है उसको करो भाई। बट इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, ओरल एग्रीमेंट क्या बोलता है, एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट क्या हो जाता है, एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट वहां पे कोई एग्रीमेंट तो है नहीं, तो कोर्ट बोलेगा अब मेरी चलेगी, मेरी चलेगी मतलब लॉ की चलेगी। और लॉ कौन सा है यहाँ पे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जब वहां पे ओरल एग्रीमेंट होता है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस आ जाते हैं। कितने प्रोविजंस आ जाते हैं, 5 प्रोविजन। देखो क्या कौन कौन से 5 प्रोविजन, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए, मतलब क्या, अब अगर वो लोग लड़ रहे थे कि भाई मेरा 60 मेरा 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉ या कोर्ट बोलेगा कितना, कि इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए, दोनों का कितना होना चाहिए, 50-50। सेकंड पॉइंट क्या है, नो रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, सैलरी कमीशन टू पार्टनर। क्लियर बात? तो कोई भी सैलरी या कमीशन किसको नहीं मिलेगी, पार्टनर को नहीं मिलेगी। कोई भी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ पे नहीं मिलेगी। और लास्ट में फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6% पर एनम। कितना बोला, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6% पर एनम। और यहाँ पे मैंने स्टार लगा रखा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हम इसको अभी दोबारा से पढ़ेंगे आगे जाके डिटेल में। क्लियर है बात? तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, थ्योरेटिकल भी आ सकता है और इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। क्लियर है बात? तो एक बार 5 पॉइंट रिपीट करेंगे, कौन कौन से प्रोविजन लगते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल हो जाता है, रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलता, और लास्ट में लोन बाय पार्टनर एट 6% पर एनम। क्लियर है बात? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, राइट्स ऑफ पार्टनर। देखिए जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म्स को चला रहे हैं तो उनकी कुछ ना कुछ ड्यूटी तो हमने डिसाइड कर ली कि भाई तुम लोग ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, ये तो उनकी ड्यूटी हो गई। इसी ड्यूटी के साथ उनको कुछ राइट भी दिए जाते हैं, मतलब उनके कुछ अधिकार भी होते हैं। देख लेते हैं क्या क्या अधिकार है। तो पहला अधिकार क्या है, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो भी बिजनेस चल रहा है उसको मैनेज करने में कोई भी पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब कि कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को मना नहीं कर सकता कि भाई आप इस काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। क्लियर है बात? मतलब मेरा हक है कि मैं अपने पार्टनरशिप फर्म की कोई भी मैनेजमेंट में जाके वहां पे इन्वॉल्वमेंट दिखा सकता हूं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो भाई, मतलब कि जो भी मेरा पार्टनरशिप फर्म बन रही है उसकी कोई ना कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रही होगी, तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कोई भी पार्टनर जाके इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है कि कोई गलती है या फिर नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशो। इसका राइट क्या है, ये कहता है कि जो भी एग्रीड हुआ था ना रेशो, मान लो 1:2:3, तो जो भी पार्टनर का एग्रीड रेशो है उस एग्रीड रेशो में उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसका अधिकार है। मतलब कि उसके अधिकार का खंडन नहीं होना चाहिए, कि उसको जितना एग्री करा गया उतना ही शेयर ऑफ प्रॉफिट देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, राइट टू रिटायर। क्या बोला, राइट टू रिटायर, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म से हम रिटायर हो सकते हैं, बट आफ्टर गिविंग अ प्रायर नोटिस। आफ्टर गिविंग अ प्रायर नोटिस, भाई साहब आप रिटायर तो हो सकते हो बट आपको ना कुछ टाइम पहले के लिए क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 1 महीने बाद रिटायर होना चाहते हैं तो आपको आज ही क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कि मैं 1 महीने बाद रिटायर हो जाऊंगा। इसको बोलते हैं प्रायर नोटिस, पहले नोटिस फिर रिटायर। फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, राइट टू रिस्ट्रिक्ट एडमिशन। क्या बोला, राइट टू रिस्ट्रिक्ट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये बोलता है किसी एक पार्टनर के पास, किसी भी एक पार्टनर के पास या फिर सबके पास क्या होता है कि राइट होता है कि वो किसी भी नए आते हुए पार्टनर को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, मतलब कि रोक सकता है पार्टनरशिप फॉर्म में एंट्री लेने से। मतलब क्या होता है, समझो बात को। मतलब ये कहना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरी फॉर्म में 40 पार्टनर है, ठीक है। अब 40 पार्टनर में से एक नया पार्टनर आना चाहता है, मतलब कि कोई बाहर का पर्सन है वो जुड़ना चाहता है, 41 होना चाहता है, मतलब कि 41th पार्टनर होना चाहिए चाहता है। अब वो जो 40 पार्टनर्स है मेरे पास यहाँ पे, उनमें से 39 ने तो बोल दिया हाँ ठीक है आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट 40 में से एक ने बोला कि नहीं भाई मुझे तो दिक्कत है और मैं इस पार्टनर को रिस्ट्रिक्ट करता हूं मेरी फॉर्म में आने से, तो उसका राइट है कि वो उस आते हुए पार्टनर को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, तो उसके राइट को कोई भी खंडन नहीं कर सकता। मतलब कि यहाँ पे मेजोरिटी वाला रूल नहीं चलेगा, यहाँ पे डेमोक्रेसी वाली बात नहीं चलेगी कि मेजोरिटी होगी तो ये कोई पार्टनर का कोई भी डिसीजन होगा। यहाँ पे क्या बोला जाता है कि अगर एक पार्टनर ने भी मना कर दिया किसी पार्टनर की एंट्री को, तो वो पार्टनर नया जो भी पर्सन आना चाहता है वो पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं आ सकता। तो ये हो गया हमारे पास राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने, अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ ली है किसकी, पार्टनरशिप फर्म की। फिर उसके बाद क्या पढ़ लिया हमने, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ लिया। फिर थर्ड पॉइंट क्या पढ़ लिया हमने, राइट्स ऑफ पार्टनर। अब आते हैं अगले टॉपिक पे।
अगला टॉपिक है हमारे पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। देखो समझो बात को, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जहां भी चार्ज की बात होती है ना वहां पे माइनस की बात हो रही होती है कि कुछ ना कुछ चीजें माइनस हो रही होगी, ठीक है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट में से कोई चीज माइनस हो रही है, तो प्रॉफिट में से क्या चीज माइनस होती है, प्रॉफिट को क्या चीज कम करता है, एक्सपेंसेस। तो मतलब क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में सारे के सारे क्या आते हैं, हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, और एक्सपेंसेस को हम कहां चार्ज करते हैं, अपने पीएनएल अकाउंट में चार्ज करते हैं। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो मैं पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर रहा हूं वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और लॉस। आई गेस ये थोड़ा ब्लरी आ रहा होगा, बट जो नोट्स है उसमें सही आएगा, एक बार देख लेना। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि ये ऐसे एक्सपेंसेस को क्या करता है, इंडिकेट करता है जो क्या होंगे, डिडक्ट होंगे कहां पे जाके, प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट को डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने सीखा हुआ है पीएनएल अकाउंट में हम क्या कर देते हैं, अपने एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं। इट इज नेसेसरी टू मेक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स इवन इफ देयर इज अ लॉस। कह रहा है भाई कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर आया तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, चाहे आपका लॉस हो रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बिल्डिंग का रेंट जाना है तो रेंट तो नहीं रोक सकते, चाहे आपको कितना भी लॉस हो रहा हो, जो मकान मालिक होगा वो तो आपसे रेंट मांगने आएगा ही आएगा। तो जो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है कि आपका अगर लॉस भी होता है तब भी आपको उसको चार्ज क्या करना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट में डेबिट करना ही पड़ेगा। क्लियर है बात। अब आते हैं हमारे का एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, देखो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं यहाँ पे। प्रॉफिट कहां से आता है हमारा, ऑफ कोर्स पीएनएल अकाउंट से। तो क्या कहते हैं, जो भी हमारा पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है वही नेट प्रॉफिट उठ के किधर चला जाता है, हमारे पास एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकाउंट में, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर बात। तो समझो क्या बोला, इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स। क्या बोल रहा है, ये हमको इंडिकेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, किसको, नेट प्रॉफिट को अलग अलग चीजों में। फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट से निकाल के मैंने पार्टनर की सैलरी दे दी, नेट प्रॉफिट से निकाल के मैंने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट क्या कर रहा हूं मैं, अपने एक्सपेंसेस को। अब उससे मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, और वही नेट प्रॉफिट ले जाके मैं किधर रखूंगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैं जाके क्या करूंगा, अपनी जो भी चीज बांट रहा हूंगा उसको मैं डेबिट कर दूंगा। क्लियर बात। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, एप्रोप्रिएशंस आर मेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। भाई मैं कह रहा हूं मैं अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अब मैं डिस्ट्रीब्यूट तो तभी कर सकता हूं ना जब मेरे पास कोई प्रॉफिट होगा। तो ये वही बात कह रहा है कि प्रॉफिट तो तभी आप एप्रोप्रिएट कर पाओगे जब वहां पे प्रॉफिट होएगा। बट हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या सीखा था कि आप अपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को चार्ज करना पड़ेगा, चाहे आपका लॉस हो रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जब प्रॉफिट होगा तभी आप उसको एप्रोप्रिएट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। नहीं बच्चों, तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाली बात सीखी। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा अभी हमने कहीं देखा था इंटरेस्ट ऑन लोन, याद है? तो जरा ऊपर आ जाओ। हाँ ये रहा इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने आपको भी बोला था कि इंटरेस्ट ऑन लोन में मैंने स्टार लगा रखा है, इसका मतलब क्या, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब डिटेल में पढ़ने की बारी आ गई है, तो देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात जब आती है तो हमको क्या बात करनी है, यहाँ पे पार्टनर और फर्म की बात करनी है। तो हमारे पास दो चीजें आती हैं। क्या क्या दो चीजें आती हैं, तो पहले जरा इधर देखो, लोन बाय पार्टनर और लोन टू पार्टनर। मतलब क्या, लोन पार्टनर के द्वारा दिया गया फर्म को, और लोन क्या गया, पार्टनर को दिया गया फर्म के द्वारा। मतलब दोनों अलग चीजें हैं। क्या है, एक फर्म है और एक हमारे पास क्या है, पार्टनर है। पहले केस में क्या बोला गया, फर्म दे रही है पार्टनर को लोन, क्या हो रहा है, लोन टू पार्टनर। मतलब क्या क्या, फर्म दे रही है किसको, पार्टनर को। तो दूसरे केस में क्या हो रहा है, पार्टनर दे रहा है फर्म को, लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर। ठीक है, बात समझ में आ रही है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मान लो जब पार्टनर ने लोन दिया किसको, फर्म को, लोन बाय पार्टनर। जब पार्टनर ने लोन दिया फर्म को तो फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। कौन पे करेगा इंटरेस्ट, यहाँ पे फर्म इंटरेस्ट पे करेगी। और दूसरे केस में क्या होगा, जब पार्टनर को दिया जाएगा लोन तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा, भाई पार्टनर देगा ना। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी से लोन लेता हूं 10,000 रुपए, तो उस पर 10% का अगर इंटरेस्ट है तो मेरे को ही तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा ना सामने वाला मेरे को इंटरेस्ट देगा। मैंने लायबिलिटी बढ़ाई है ना अपनी। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि जब लोन बाय पार्टनर हुआ तो लायबिलिटी किसकी हुई, फर्म की। तो पे कौन करेगा, इंटरेस्ट फर्म पे करेगी। जब लोन टू पार्टनर हुआ तो लायबिलिटी किसकी हुई, पार्टनर की। तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा, पार्टनर पे करेगा।
अब यहाँ पे किसकी बात आती है, इंटरेस्ट की बात आती है। तो इंटरेस्ट के लिए ना फिर से हमारे पास क्या आता है, रिटर्न और ओरल की बात आती है। किसकी बात आती है, रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट की। तो बोला जाता है जो हमारा पहला केस था क्या, लोन बाय पार्टनर, अगर उसमें रिटर्न एग्रीमेंट हुआ तो रिटर्न एग्रीमेंट तो हम पढ़ के आए हैं, क्या बोला, जैसा लिखा है वैसा का वैसा दे दो, मतलब जितनी परसेंटेज बोली गई है उतनी उतनी परसेंट क्या कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। बट अगर वहां पे ओरल एग्रीमेंट है या फिर कोई एग्रीमेंट है ही नहीं तो कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम। कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम। इधर आओ जरा, इधर आओ, इधर क्या बोला गया, दूसरे केस में जब पार्टनर को लोन दिया जाएगा, पार्टनर को लोन दिया जाएगा मतलब कि इंटरेस्ट कौन पे करेगा, पार्टनर पे करेगा, किसको, फर्म को। तो वहां पे रिटर्न एग्रीमेंट वही बात, अगर लिखा है तो जो लिखा है वो दे दिया जाएगा। बट अगर ओरल एग्रीमेंट है या फिर नो एग्रीमेंट है तो क्या लिखा है, देखो ध्यान से, नो इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब उस लोन पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अब इस बात को याद कैसे रखना है कि भाई लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर, लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर, किसमें 6% है, किसमें नो इंटरेस्ट है, ये चीज याद कैसे रखी जाएगी। उसके लिए हमारे पास एक लाइन है, क्या लाइन बोली गई है, मार्केट डिमांड्स मोर। हमेशा आप अपनी बिजनेस में भी पढ़ोगे, क्या बोलता है, मार्केट डिमांड्स मोर। बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, हर जगह ये वाली बात आती है, मार्केट डिमांड्स मोर। तो मार्केट कौन है यहाँ पे, फर्म, बिजनेस। बिजनेस के सराउंडिंग में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, उसकी मार्केट होती है। बिजनेस के सराउंडिंग की सारी चीजें क्या है, उसकी मार्केट है। तो जब बिजनेस किसी को लोन दे रहा है या बिजनेस किसी से लोन ले रहा है तो वो सामने वाला पर्सन क्या हो गया, उसके लिए मार्केट हो गया। अब बात समझो, फर्म के लिए मार्केट कौन है, इस जगह, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन है, पार्टनर है। फर्म के लिए मार्केट कौन हो गया, पार्टनर हो गया। और अभी हमने क्या पढ़ा, मार्केट डिमांड्स मोर। अगर मार्केट को इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो वो मार्केट ज्यादा इंटरेस्ट चाहेगी, बट मार्केट जब इंटरेस्ट देना चाहेगी तो मार्केट बोलेगी मैं इंटरेस्ट कम दूंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, जब पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको 6% मिलेगा, बट जब उसको देने की बारी आएगी तो वो सिर्फ कितना देगा, कुछ भी नहीं देगा। क्लियर है बात। तो कैसे याद रखेंगे, मार्केट डिमांड्स मोर। फर्म के लिए मार्केट कौन है, इस जगह के पार्टनर मार्केट है। और पार्टनर के मार्केट होने के टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, और जब वो देने आएगा तो पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा, जीरो देगा, नो इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये मार्केट डिमांड्स मोर याद रखना है आपको। इससे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, लोन बाय पार्टनर और लोन टू पार्टनर वाला। क्लियर बात। ठीक है, तो अभी हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हमने सीखा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट को निकालना। कैसे निकालते हैं प्रॉफिट को, अपने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। अब जो हमारा प्रॉफिट आया है कहां से आया है, पीएनएल अकाउंट से। उस प्रॉफिट को आने के बाद हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एप्रोप्रिएट करते हैं। और ये एप्रोप्रिएशन कहां पे होती है हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है। क्लियर बात। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया, it is the account prepared after P&L अकाउंट। क्या बोला गया, ये एक ऐसा अकाउंट है जो किसके बाद बनाया जाता है, पीएनएल अकाउंट के। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, पीएनएल अकाउंट के बाद क्यों बनाया जाता है, अरे भाई इस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर मैं नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं तो मेरे पास नेट प्रॉफिट होना भी चाहिए। तो नेट प्रॉफिट पाने के लिए पहले क्या बनाया जाएगा, पीएनएल अकाउंट बनाया जाएगा, उसके बाद क्या बनाया जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। तो क्या बोला, इट इज अकाउंट प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएनएल अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट द डिराइव्ड नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट मैंने पीएनएल अकाउंट से निकाला है उसको ही डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं क्या बनाऊंगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। क्लियर है बात। तो देखो बच्चों, कुछ ऐसा हमारा फॉर्मेट होता है किसका, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। फॉर्मेट दिख रहा होगा आपको, कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है हमारे पास पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये क्या है, सबसे पहले बैलेंस बीडी है हमारे पास। सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास, बैलेंस बीडी। कोई अगर पुराने साल का हमारे पास कोई बैलेंस पड़ा होगा तो बैलेंस बीडी आ जाएगा। जनरली होता नहीं है, हम क्या करते हैं उसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पुराने साल का जनरली बैलेंस नहीं होता, अगर हुआ तो हम लिख लेंगे। मेन जो क्वेश्चन हमारा शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है, हमारा नेट प्रॉफिट से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है हमारा क्वेश्चन, हमारा नेट प्रॉफिट से शुरू होता है। एक मिनट, हाँ जी, नेट प्रॉफिट से हमारा क्वेश्चन मेनली शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि नेट प्रॉफिट से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। तो सबसे पहले मैंने नेट प्रॉफिट को इधर साइड लिख लिया। किधर साइड लिखा है मैंने, अगर आपको पता होगा, ये हमारे अकाउंट की डेबिट साइड होती है और ये वाली साइड हमारे अकाउंट की क्रेडिट साइड होती है। हमें पता है जो भी हमारी इनकम्स और गेन्स होती हैं उनका बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इसीलिए ध्यान से देखो, मैंने इसको कहां लिखा है, क्रेडिट साइड पे लिखा है। क्लियर है बात। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारा प्रॉफिट या इनकम होती है वो हमारी क्रेडिट बैलेंस की होती है, इसीलिए इसको कौन सी साइड पे लिखा है, क्रेडिट साइड पे लिखा है। अब क्रेडिट साइड पे मैंने कोई चीज लिख ली, अब इस प्रॉफिट को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 रुपए प्रॉफिट आया।
अब उस 10,000 में से मेरे को 2,000 किसी को देने हैं, मतलब कि 10 में से 2,000 मेरे को माइनस करने हैं। अब कोई अगर चीज अकाउंटिंग में देखो क्रेडिट साइड में है और इस क्रेडिट साइड वाली चीज में से मेरे को किसी को कोई चीज देनी है, तो वो चीज मैं क्या करूंगा, डेबिट ही तो करूंगा, क्योंकि मेरे को माइनस करना है। तो नेट प्रॉफिट में से देने वाली सारी देने वाली चीजें क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। क्लियर है बात, नेट प्रॉफिट में से देने वाली सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। एक्सपेंस है एक तरीके से हमारे लिए, फर्म के लिए। तो क्या क्या दिया जाएगा पार्टनर को, सबसे पहले क्या बोला गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले क्या बोला गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर्स को। सेकंड चीज क्या दी जाएगी, पार्टनर सैलरी या कमीशन, पार्टनर की सैलरी या कमीशन होगी वो भी दी जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास देखो, रिजर्व या फिर ट्रांसफर। अभी बस नाम देखो, हमने इसके नीचे इसको पूरा समझा भी हुआ है तो इसको भी समझेंगे, ठीक है। अभी बस नाम देखो क्या क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट में से क्या क्या चीजें जा रही हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरीज, रिजर्व्स और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अभी हम पढ़ के आए हैं। और हमको मिलेगा, फर्म को देखो कुछ चीज मिलेगी भी। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं तो हमने 11th में पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, फर्म को मिलता है। तो फर्म को अगर कोई चीज मिल रही है तो फर्म के लिए तो इनकम हो जाएगी, और उस इनकम को फिर से किधर साइड लिख दिया मैंने, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। तो नेट प्रॉफिट में हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड हो जाता है और बाकी सारी चीजें माइनस होती हैं। और लास्ट में अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो वो प्रॉफिट किधर चला जाता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर बात, तो ये हमारा फॉर्मेट। जी बच्चों, तो जैसे अभी हमने क्या देखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लिया है। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी हमने चीजें देखी, 1 2 3 4 5 चीजें, अब इन चीजों को अलग अलग करके देख लेते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि इनमें हमें अमाउंट क्या लिखना है और कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जब ओनर अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसा लगाता है तो वो चाहता है कि वो क्या करे, बिजनेस उसको कुछ इन रिटर्न में एक्स्ट्रा दे, क्योंकि जो हमारा ओनर है और जो हमारा बिजनेस है वो दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो बिजनेस इन रिटर्न में ओनर को क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है, टू बी चार्ज ऑन यूसेज ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है, यूसेज ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जितना भी आप कैपिटल यूज करते हैं उस कैपिटल को यूज करने पे ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। मतलब कि जितने महीने के लिए जो फर्म है वो यूज करेगी कैपिटल को, उतना ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो जनरली ये इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। और ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है तो हम ओपनिंग कैपिटल की क्या देख लेते हैं, एक बारी कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन इजी है, कैसे इजी है वो समझ लेते हैं। जब हमने 11th क्लास में अपनी कैपिटल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि पीएनएल अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में याद करो हमने क्या लिखा था, कैपिटल लिखा था, और वो कैपिटल कौन सी होती है, प्रीवियस ईयर की कैपिटल को हम उठा के लाते हैं अपनी नई ईयर की बैलेंस शीट में। और प्रीवियस ईयर की कोई भी चीज अगर नई बैलेंस शीट में आती है तो वो क्या हो जाती है, ओपनिंग बन जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग कैपिटल, फिर उसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं, जैसे कि नेट प्रॉफिट ऐड करा जाता है, एडिशनल कैपिटल को ऐड करा जाता है, और कुछ चीजें माइनस होती हैं, जैसे ड्राइंग्स को माइनस करा जाता है और कैपिटल विड्रॉन को माइनस करा जाता है। बट वो क्या कर रहे थे, हम वहां पे ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक जा रहे थे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन रिवर्स हो जाएगी, मतलब कि क्लोजिंग से हमें कहाँ जाना है, ओपनिंग में। जब भी हमारे पास कैलकुलेशन रिवर्स हो जाती है तो उस रिवर्स कैलकुलेशन में क्या होता है, जो भी चीज माइनस हो रही होती है वो प्लस हो जाती है, और प्लस होने वाली चीजें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। फॉर एग्जांपल जब भी हमने एग्जांपल देखा उसमें क्या होता है, ड्राइंग्स माइनस हो रही थी, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। जो हमारा प्रॉफिट था वो ऐड होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो वहां पे माइनस हो जाएगा। क्लियर है बात, तो ये फॉर्मेट है हमारा, इसको जरा देख लेंगे और हम लोग ओपनिंग कैपिटल को निकाल लेंगे। और ओपनिंग कैपिटल पे ही क्या हो जाता है, हमारी जो भी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है उसको चार्ज करके हम अपनी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिख देते हैं। नेक्स्ट चीज, सेकंड चीज क्या हमारे पास, पार्टनर्स सैलरी। सेकंड चीज क्या हमारे पास, पार्टनर्स सैलरी, मतलब कि पार्टनर को सैलरी दी जाती है। भाई देखो जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं वो एक बार बनता है साल में, एक बार जब साल में बनेगा तो उसमें आने वाली चीजें भी कैसी होनी चाहिए, एनुअली होनी चाहिए। तो इसीलिए हम पार्टनर की सैलरी को भी क्या रखेंगे, एनुअली रखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, कई बार सैलरी को क्या दिया जाएगा मंथली बोल दिया जाएगा कि मंथली इतनी सैलरी है, तो हम उसको मंथली को क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एनुअल सैलरी आ जाएगी। तो एनुअल सैलरी को लिया जाएगा। थर्ड चीज क्या हमारे पास, ट्रांसफर टू रिजर्व। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, नाम याद रखो, समझेंगे बाद में। तो ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब क्या हो गया, देखो रिजर्व का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी अमाउंट जो मैं फ्यूचर की अपनी लाइबिलिटीज के लिए बचा के रखता हूं उसको मैं क्या बोलता हूं, रिजर्व बोलता हूं। अब जो भी पैसा मैं निकाल के रखूंगा अपनी फ्यूचर की लाइबिलिटीज के लिए, वो कहां से निकालूंगा, जो प्रॉफिट होगा वहीं से तो निकालूंगा। इसीलिए अपने नेट प्रॉफिट में से मैं क्या करता हूं, अपने रिजर्व को भी साइड रखता हूं। इसीलिए मैं अपने रिजर्व को भी, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करा मैंने, रिजर्व को भी मैंने क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है, क्योंकि मैं अपने प्रॉफिट में से ही कुछ पैसा निकालूंगा और उसको अपने आगे आने वाले लाइबिलिटीज के लिए, फ्यूचर की लाइबिलिटीज के लिए, कंटिजेंसीज के लिए यूज करूंगा। तो प्रॉफिट में से निकाला हुआ पैसा डेबिट साइड आ जाएगा। तो यही यहाँ पे भी बोला गया है कि ट्रांसफर टू रिजर्व क्या हो जाएगा, अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी
ट्रांसफर्ड टू रिजर्व अकाउंट फॉर फ्यूचर लायबिलिटीज, एक स्पेसिफिक अमाउंट जो कि क्या हो जाएगा, निकाल लिया जाएगा रिजर्व में से और वो क्या करा जाएगा, यूज करा जाएगा अपनी फ्यूचर लायबिलिटीज के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी डिस्कस, हमने पहले पढ़ लिया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, है ना, बोलो याद है क्या बोला था, पार्टनर लोन बाय पार्टनर और लोन टू पार्टनर, है ना, ऐसी कोई चीजें थी, 6% पर एनम और नो इंटरेस्ट वाली बात थी। जरा वीडियो को अगर आपको याद करना है तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लेते हैं क्या है, फिर से वही वाली बात है। ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि जो पैसा पार्टनर अपने पास निकाल कर ले जाता है फॉर्म में से, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग भी मेनली हमारे पास दो होती है, देखो जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में अंतर क्या है, देखो इस बात को समझ लेते हैं। जब फर्म में प्रॉफिट हो रहा हो और उस प्रॉफिट में से पैसा निकाल लिया जाए तो वो होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, बट अगर बिजनेस के कैपिटल में से पैसा निकाल लिया तो उसको बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो देखो यहाँ पे बात क्या है, डिफरेंस क्या आता है कि ये पैसा कहां से निकाला जाता है, विड्रॉन फ्रॉम प्रॉफिट्स, और ये पैसा कहां से निकाला जाता है, विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल। क्लियर है बात। और जो हमारा ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है ये कहां शो होता है, इट इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट। एक ड्राइंग अकाउंट बनाया जाता है अलग से, उसके डेबिट साइड पे एज अ एक्सपेंस चार्ज कर दिया जाता है कि कोई पैसा हमारे पास से निकल गया है एज अ एक्सपेंस। बट जो हमारा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होता है वो तो क्या हो रहा है, कैपिटल को कम कर रहा है। जब कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, बट अब कैपिटल कम हो रही है तो कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात। थर्ड पॉइंट क्या बोला, इट इज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट सो डज नॉट अफेक्ट द कैपिटल। बोल रहा है कि अगर आप प्रॉफिट में से कोई पैसा निकाल रहे हैं तो वो आपके कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगा, बट अगर आप अपने कैपिटल में से कोई पैसा निकाल रहे हैं तो वो आपके कैपिटल को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। फोर्थ पॉइंट, इट इज इग्नोर्ड एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टाइम पे हम प्रॉफिट वाले चीजों को निकाले, जो भी हमने निकाला है उसको हम इग्नोर करते हैं, बट जो इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हैं तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को वहां पे लिया जाता है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन की बात पे आ जाते हैं। क्या है कैलकुलेशन की बात, तो कैलकुलेशन की बात पे आने से पहले हमें समझना पड़ेगा ड्राइंग्स किस प्रकार की होती हैं। तो ड्राइंग्स हमारे पास दो प्रकार की हैं, कैसी कैसी, एक होती है इर्रेगुलर ड्राइंग और जो हमारी दूसरी होती है वो क्या है, देखो यहाँ पे रेगुलर ड्राइंग। एक क्या है हमारे पास इर्रेगुलर ड्राइंग और दूसरी क्या है हमारे पास रेगुलर ड्राइंग। तो इर्रेगुलर ड्राइंग को पहले समझते हैं क्या होता है। इरेगुलर ड्राइंग क्या लिखा हुआ है, सेम और डिफरेंट अमाउंट, सेम हो सकता है या फिर डिफरेंट अमाउंट हो सकता है, बट वहां पे जो इंटरवल होएगा उस क्या कहते हैं ड्राइंग का, वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल समझते हैं, पहली ड्राइंग मान लो मैंने 1 अप्रैल को करी, ठीक है। अब 1 अप्रैल के बाद मैंने दूसरी ड्राइंग करी 1 मई को, तो डिफरेंस कितना हो गया, 1 महीने का। अब उस 1 महीने के बाद मैंने 1 मई की जगह करना कब चाहिए था, 1 जून को, सेम इंटरवल के लिए, बट 1 जून की जगह मैंने कर लिया 1 जुलाई को। तो पहली जो दो इंटरवल्स, पहली जो दो ड्राइंग्स थी उसके इंटरवल में कितना टाइम आया, 1 महीना। अगली दो के बीच में कितना टाइम आया, 2 महीना। मतलब कि जो यहाँ पे ड्राइंग्स हो रही हैं उनके बीच में जो हमारा इंटरवल है वो इर्रेगुलर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हमारी इर्रेगुलर ड्राइंग। इसी जगह रेगुलर ड्राइंग क्या होती है, सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। मतलब क्या, 5,000 रुपए हम एक इक्वल इंटरवल में निकालेंगे। एग्जाम्पल क्या लिया है, ड्राइंग्स ऑफ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मतलब क्या, 10,000 रुपए मैं हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा हूं, 10,000 रुपए हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा हूं। तो उन ड्राइंग्स के बीच में जो इंटरवल हो गया, मतलब कि जो टाइम पीरियड हो गया वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर ड्राइंग बोलते हैं। अब जरा कैलकुलेशन की बात पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे, इर्रेगुलर ड्राइंग पे कैसे कैलकुलेट होगा, टू बी कैलकुलेटेड फॉर एवरी सेपरेट ड्राइंग। क्या कर सकते हैं भाई, जो भी हमारे पास ड्राइंग्स हो रही हैं उसमें से हम क्या कर सकते हैं, इर्रेगुलर ड्राइंग में हर ड्राइंग्स का अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा मेथड एक हमको दे रखा है प्रोडक्ट मेथड। मतलब क्या कि प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकाल सकते हैं। समझ लेते हैं कैसे। एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल में क्या क्या हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा। क्वेश्चन में हमको दो चीजें दी जाएंगी, डेट और अमाउंट। क्या क्या दिया जाएगा, डेट और अमाउंट। तो डेट में क्या बोला, पहली ड्राइंग कब है, 1 अप्रैल 2024, 5,000 रुपए। फिर दूसरी कौन है, 1/6/2024, कितने रुपए, 2,000 रुपए। डिफरेंस कितने का आ गया, 2 महीने का। इधर कितना है, 31/8/2024, कितना आ गया, 5,000 रुपए। और लास्ट कब है, 1 जनवरी 2025, अमाउंट कितना आ गया, 3,000 रुपए। तो ये जो एग्जांपल है किसका है, इर्रेगुलर ड्राइंग का एग्जांपल है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, एज पर प्रोडक्ट मेथड। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2024। मतलब क्या, साल के एंड होने में कितने महीने बचे हैं वो निकाल लिया जाएगा। तो अगर पहली तारीख को ड्राइंग हो रही है तो 12 महीने बचेंगे, ऐसे अगले में 10 बचेंगे,
अगले में 7 बचेंगे, अगले में 3 बचेंगे। तो इसके बाद क्या करा जाएगा, इन दोनों कॉलम्स का प्रोडक्ट करा जाएगा, मतलब कि मल्टीप्लाई करा जाएगा आपस में, बी और सी को मल्टीप्लाई करा जाएगा और डी निकाला जाएगा, मतलब कि प्रोडक्ट निकाला जाएगा। तो 5000 इंटू 12 60,000, ऐसे ही सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक टोटल आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हमको दे रखा है 1,24,000 रुपए। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या बोला गया है, प्रोडक्ट मेथड में बोला गया है कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो उसके लिए हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज पता होनी चाहिए। तो परसेंटेज यहाँ पे आ गई। कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट के टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा किससे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट से। क्या करें, जो भी हमारा प्रोडक्ट का टोटल आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा किससे, जो हमारा इंटरेस्ट रेट होगा किसका, ड्राइंग का, और उसको 1/12 कर दिया जाएगा। 1/12 क्यों करा जाएगा, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने का निकाल रहे हैं, 1 महीने का, और टोटल जब हम निकालते हैं तो टोटल में से 1/12 करने से हम क्या कर देते हैं, उसको 1 मंथ के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1 महीने के लिए आ गई। तो ये था हमारा प्रोडक्ट मेथड। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से भी कर लीजिए, और भी क्वेश्चन होंगे उसको प्रैक्टिस करना। अब मेन बात आती है हमारी रेगुलर ड्राइंग की, और रेगुलर ड्राइंग में हम क्या करते हैं, अपना एक अलग फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड। क्या है, एवरेज पीरियड मेथड। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाली जाती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाली जाती है, यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया था कि 10,000 रुपए मैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालूंगा, तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग कितनी हुई, 10,000 रुपए हर महीने निकालूंगा। महीने कितने हो गए, 12। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000 रुपए। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 1,20,000 रुपए। फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, रेट अपॉन 100, मतलब कि जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा उसको क्या करेंगे, रेट अपॉन 100 कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10% है तो 10 अपॉन 100, 15% है तो 15 अपॉन 100। क्लियर बात। तो टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट में हमारे पास क्या आ गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गई, क्या, एवरेज पीरियड हमारा डिवाइड बाय 12। यही है हमारा क्या, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड अपॉन में 12 हमारा एवरेज पीरियड मेथड कहलाया जाता है। अब देखो यहाँ पे मेन बात क्या हो गई, ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है। दूसरी बात क्या है हमारे पास, ये जो हमारा मेन बात है कि एवरेज पीरियड कहां से आएगा, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हमें अलग से दे रखा है। क्या है एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, क्या बोला, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। दोबारा देखो, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। इसका मतलब समझते हैं क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपने कोई भी ड्राइंग करी है तो उसकी ड्राइंग की जो इंटरवल्स है ना, उनको ध्यान में रखता है कि वो रेगुलर है। अब रेगुलर इंटरवल्स में क्या देखना है कि जो हमारी पहली ड्राइंग होगी ना, पहली ड्राइंग के बाद हमें देखना है कि हमारे कितने महीने बचे हैं, तो उसको कैलकुलेट कर लीजिए, वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस में क्या लिखेंगे, जो हमारी आखिरी ड्राइंग है ना, आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं उसको कैलकुलेट कर लीजिए, उसको यहाँ पे लिखिए, ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज पीरियड आ जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में ले चलते हैं। जैसे ये था 10,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में पहला महीना हमारा कौन सा होगा, अप्रैल का होएगा, और अप्रैल की पहली तारीख को कौन सी हो जाएगी, 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल को अगर मैं ड्राइंग कर रहा हूं तो लास्ट में मेरे पास कितने महीने बचे, पूरे के पूरे 12 महीने। तो मेरे पास मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना आ गया, 12 महीने। अब अगला देखो, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करूंगा मैं, हर महीने की पहली तारीख, मतलब कि जो मेरी आखिरी ड्राइंग होगी वो मार्च में होनी चाहिए। मार्च में भी कब होनी चाहिए, मार्च की पहली तारीख को। अगर मैं आखिरी ड्राइंग मार्च की पहली तारीख को कर रहा हूं तो मार्च की पहली तारीख से लेकर मार्च की आखिरी तारीख तक कितना हो गया, 1 महीना और बचा है मेरे पास। तो यहाँ पे हमारे पास मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एवरेज पीरियड कैसे आएगा, 12 + 1 कितना हो गया, 13 डिवाइड बाय 2, और 13 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 6.5। तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा, 6.5। किसके लिए, 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए हमारे पास इतना आ जाएगा। तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हम अपने P&L एप्रोप्रिएशन तक आ गए हैं। अभी हमारा क्या क्या बचा है, प्रॉफिट क्या कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बचा है, हमारा पास एडजस्टमेंट टेबल बची है, और हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट बचा है। ये 3 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर में, और ये तीन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको हमें अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, आते रहिए स्याही कलम विद्या मंदिर में।